चलिए देखो अपन पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट, वॉट डेमोक्रेसी और वाई डेमोक्रेसी। ठीक है, चैप्टर के नाम से अपन को पता चल रहा है वॉट डेमोक्रेसी मतलब डेमोक्रेसी क्या है, और वाई डेमोक्रेसी मतलब डेमोक्रेसी की जरूरत क्यों है। ठीक है, इसके अंदर अपन बहुत कुछ पढ़ेंगे, जैसे कौन सा देश डेमोक्रेटिक है, कौन सा नहीं है, किस लिए इसको डेमोक्रेटिक बनाने की जरूरत पड़ती। पहले जो सिस्टम अपन पढ़ते थे, जैसे तुमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ा होगा, यूरोप में वाला पढ़ा होगा, तो उसमें अपन क्या पढ़ रहे थे कि मोनार्की सिस्टम कंसीडर हो रहा था। मोनार्की सिस्टम पता है ना, मैंने बताया था क्या था मोनार्की सिस्टम। हाँ, मोनार्की सिस्टम वो जिसमें राजा राज करते हैं। तो सुपर साटी मूवी देखिए, राजा का बेटा वही बनेगा जो और यहाँ पे क्या चलेगा, जब डेमोक्रेटिक सिस्टम आ जाएगी तो राजा का बेटा वही नहीं बनेगा जो राजा का बेटा होगा, कौन बनेगा, जिसका हकदार होगा। आया समझ में। मोनार्की सिस्टम का मतलब मैंने ये बताया था कि राजा का बेटा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, वही सब राजा बनते जाएंगे। ये नहीं देखा जाएगा कि कौन एलिजिबल है, कोई कौन नहीं है, सब बस वैसे ही चलता रहेगा। लेकिन यहाँ पे अपन ये देखेंगे कि भैया डेमोक्रेटिक कंट्री कैसे है, क्यों बनी, किस लिए बनी, और ये होता क्या है डेमोक्रेटिक मतलब। ठीक है, चलो चैप्टर की अपन करते हैं स्टार्टिंग। ठीक है, देखो इसमें क्या है, वॉट डेमोक्रेसी वाई डेमोक्रेसी में अपन को दो प्रकार की गवर्नमेंट बताई गई है। ठीक है, पहली गवर्नमेंट कौन सी है, डेमोक्रेटिक कंट्री या फिर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। एक डेमोक्रेटिक बताया है और दूसरा नॉन डेमोक्रेटिक बताया है। ठीक है, डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक का मतलब मैंने तुम्हें पहले भी बताया, डेमोक्रेटिक का मतलब क्या था कि ऐसा देश, ऐसा देश जिसमें पहली बात तो संविधान हो, दूसरी बात जिसमें जिसमें राइट टू वोट का अधिकार हो सभी पर्सन्स के लिए। आया समझ, कोई दिक्कत है। ऐसा कैसा देश जिसमें संविधान हो, दूसरी बात राइट टू वोट का हकदार हो। ठीक है, हर पर्सन के पास इक्वल वोट्स हो। ऐसा नहीं हो कि भैया कोई अमीर है कोई गरीब है, तो जो अमीर है बस उसी को वोटिंग पावर मिले। अच्छा आप अमानी जी हैं क्या, चलो कोई दिक्कत नहीं, आप वोट दे दीजिए, ये गरीब इंसान है अपन नहीं दे पाएंगे, ऐसा तो नहीं है ना। चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, किसी भी कास्ट से बिलोंग हो, कोई भी जेंडर हो, कोई कलर हो, सब लोग वोट दे सकते हैं। ठीक है, तो डेमोक्रेटिक में क्या आ जाएगा भैया अपना, ऐसी कंट्री जिसके पास, हाँ ठीक है, पर्सन हुआ है वोटिंग राइट्स। ठीक है, फॉर द पीपल बाय द पीपल समझा ना, वही वाला। और नॉन डेमोक्रेटिक क्या हो जाएगा, वही मोनार्की सिस्टम वाला। यहाँ पे कुछ नहीं देखा जाएगा, किसी के पास वोटिंग राइट्स नहीं रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे भेदभाव होगा, कास्ट सिस्टम होगा, ये सब में ये दो चीजों में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो पहली बात, डेमोक्रेसी का जो वर्ड है वो अपना ग्रीक वर्ड से निकला है जिसका नाम है डेमोक्रेटिया। ठीक है, क्या बोला मैंने, डेमोक्रेटिक शब्द या डेमोक्रेसी शब्द के है ग्रीक वर्ड से निकला है जिसका मीनिंग है फिर शब्द क्या है, डेमोक्रेटिया। ठीक है, मतलब क्या है, डेमोस। डेमोस का मतलब होता है पीपल। ठीक है, डेमोस का मतलब पीपल, और क्रेटिया, ये डेमो और ये क्रेटिया, इसको अपन ने दो भागों में डिवाइड कर दिया, डेमो और क्रेटिया। ठीक है, डेमोस का मतलब क्या बताया मैंने, पीपल, और क्रेटिया का मतलब पावर और रूल। तो इससे मतलब क्या समझना है, ऐसा डेमोक्रेटिक कंट्री है, ऐसा देश जिसमें लोगों के पास पावर है। उन लोगों के पास पावर नहीं है जो कि बड़े बड़े लोग हैं, अमीर लोग हैं, या सिर्फ वही पावर रखते हैं। यहाँ हर एक पर्सन के पास पावर है और इक्वल पावर है। ऐसा नहीं कि तुम्हारे पास ज्यादा पावर है हमारे पास कम है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने क्या पढ़ा, ग्रीक वर्ड से है, डेमोक्रेटिया है, डेमोस का मतलब पीपल है, क्रेटिया का मतलब क्या है, पावर और रूल। ठीक है, डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच द रूलर आर इलेक्टेड बाय द पीपल। ऐसी डेमोक्रेटिक कंट्री है ऐसा देश जिसमें लोगों के द्वारा नेताओं को चुना जाता है या गवर्नमेंट को चुना जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं भैया, और इतना बात आ गई समझ में। चलो उसके बाद एक थॉट और याद रखना, एक कोट और याद रखना कि अब्राहम लिंकन जो है उन्होंने एक कोट दिया था कि डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट फॉर ऑफ द पीपल बाय द पीपल और फॉर द पीपल। यानी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट होना चाहिए जो कि सोचे किसके लिए, लोगों के लिए, लोगों को क्या अच्छा लगता है, लोगों के द्वारा क्या होना चाहिए अच्छा, ये सब कुछ। ठीक है, चलो अब देखो इसके लिए क्या है, अपन को फीचर्स पढ़ते हैं अपन डेमोक्रेसी के। डेमोक्रेटिक दो चीजें मैंने पढ़ाई, डेमोक्रेटिक कंट्री, नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री। डेमोक्रेटिक क्या है, इलेक्टेड बाय द पीपल, कुछ नहीं याद करना सिर्फ इतना। डेमोक्रेटिक कंट्री क्या है, हु हैव इलेक्टेड बाय द पीपल, ऐसी कंट्री है, ऐसा गवर्नमेंट जो लोगों के द्वारा गवर्नमेंट को चुना जाता है। ठीक है, नॉन डेमोक्रेटिक जिसमें मोनार्की सिस्टम चलता है, राजा वाला सिस्टम चलता है। आगे समझ में। फिर अपन ने क्या पढ़ा कि डेमोक्रेटिक कंट्री नॉन डेमोक्रेटिक होती है। ठीक है, उसके बाद अपन ने डेफिनेशन पढ़ी, डेमोक्रेटिया वर्ड ग्रीक से निकला है, डेमोस का मतलब
पीपल है, क्रेटिया का मतलब पावर या रूल है। फिर डेफिनेशन पढ़ी। अब देखो इसको क्या है, अपन को ये पता कैसे चलेगा कि भैया कौन सी कंट्री डेमोक्रेटिक है और कौन सी कंट्री नहीं है? क्या अपन सिर्फ इतना देख के बोल देंगे यार इस वाले देश में संविधान है तो भाई ये डेमोक्रेटिक कंट्री होगी, ऐसा बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते। अच्छा, इसके अंदर कई सारे फीचर्स भी हैं, मेनली अपने 5 फीचर इसमें बताए गए हैं, ठीक है। इसमें अपन क्या फीचर्स पढ़ेंगे जिससे अपन को पता चलेगा कि कौन सी कंट्री डेमोक्रेटिक है और कौन सी कंट्री डेमोक्रेटिक नहीं है। अब देखो इसके लिए अपना पहला फीचर आता है मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर, ठीक है। मेजर डिसीजन इलेक्टेड बाय द लीडर, इसका मतलब क्या है? देखो अब इससे अपन एक एग्जांपल के द्वारा इसको समझेंगे, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, एक एग्जांपल दिया है अपन को पाकिस्तान का, ठीक है। किस चीज का एग्जांपल दिया है? पाकिस्तान का। देखो पाकिस्तान में क्या है कि पहले जो रूल कर रहे थे उनको हटा के कोई और पर्सन आ जाता है। कौन पर्सन आ जाता है? ऐसा पर्सन जो कि मिलिट्री को रूल कर रहा होता है। इस टाइम पे मिलिट्री का कमांडर था, उस कमांडर का नाम था परवेज जनरल मुशर्रफ। परवेज जनरल मुशर्रफ, ठीक है। अपन किसकी कहानी पढ़ रहे हैं? पाकिस्तान की कहानी पढ़ रहे हैं। पाकिस्तान में क्या हुआ, परवेज जनरल मुशर्रफ जो है वो वहां का जो उस टाइम पे सीएम या फिर पीएम जो होता था उसको हटा के खुद का डेजिग्नेशन बिठा दिया और खुद का रूल चलाने लगा। कैसे? देखो जब देखो दिस इज लेड बाय द जनरल परवेज मुशर्रफ इन अक्टूबर 1999, अक्टूबर 1999 1999 का टाइम था। इस टाइम पे क्या हुआ कि परवेज जनरल मुशर्रफ ने क्या किया, चीफ एग्जीक्यूटिव या कंट्री का चीफ एग्जीक्यूटिव कह सकते हो या फिर पीएम एक प्रकार से कह सकते हो, उसको हटा के खुद का डेजिग्नेशन बिठाया, ठीक है। इतने में कोई दिक्कत है? अच्छा, खुद का डेजिग्नेशन बिठाया तो उसके बाद क्या हुआ कि कुछ टाइम बाद 2002 में उसने क्या किया कि खुद को प्रेसिडेंट बोल दिया, ठीक है। खुद को क्या बोला उसने कि आज से मैं ही प्रेसिडेंट हूं, ठीक है। और प्रेसिडेंट बोलने के बाद क्या है कि एक रेफरेंडम भैया साइन किया उसने। क्या किया? रेफरेंडम साइन। बोले सर रेफरेंडम क्या होता है? पता है? रेफरेंडम पता है? नहीं पता? रेफरेंडम देखो वो होता है, रेफरेंडम वो चीज होती है कि जो भी पीएम या सीएम इलेक्ट होता है वो क्या करेगा, जब अगर उसको सीएम बनना है या प्रेसिडेंट बनना है, कुछ भी बनना है, तो वो क्या करेगा, वोटिंग राइट्स करवाएगा, वोटिंग इलेक्शन करवाएगा, ठीक है। तो जब वो इलेक्शन करवाएगा तो इलेक्शंस में क्या करेगा, वो एक क्वेश्चन पूछता है। तो यहाँ पे पाकिस्तान में क्या हुआ था कि जो जनरल परवेज मुशर्रफ है वो रेफरेंडम करता है। रेफरेंडम मतलब लोगों के द्वारा या लोगों से एक क्वेश्चन पूछता है कि क्या परवेज जनरल मुशर्रफ को पीएम बनना चाहिए पाकिस्तान का, ठीक है। तो अब क्या पाकिस्तान के लोगों के पास चॉइस रहती है और जब इस तरह की कंडीशन बनती है तो उसे अपन क्या कहते हैं, रेफरेंडम कहते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, यहाँ पे इलेक्शंस होता है और इलेक्शंस होने के बाद क्या होता है कि यहाँ पे जो पीएम बनता है वो कौन बन जाता है, परवेज जनरल मुशर्रफ बन जाता है, ठीक है। यहाँ पे लेकिन जो बनता है, यहाँ पे जो पीएम या सीएम बनता है प्रेसिडेंट का डेजिग्नेशन लेने के बाद, तो क्या होता है कि बाद में ना लोगों को बहुत ज्यादा ऐसा लगता है कि यार फ्री एंड फेयर नहीं हुआ है, यहाँ पे बहुत सारी कूटनीति की गई है या फिर जो इलेक्शंस हैं या फिर डिसीजंस है वो सही तरीके से नहीं लिए गए हैं। किसको लगता है, जैसे ह्यूमन राइट्स वाले हैं, है ना, मीडिया वगैरह जो होती है अपनी, उन लोगों को लगता है कि यार इन लोगों ने सही डिसीजन नहीं लिया। तो यहाँ पे क्या करते हैं वो लोग, इनके लिए कई सारे आंदोलन वगैरह भी करते हैं, इनसे पूछते हैं कि ऐसा है, ऐसा दोबारा से इलेक्शन करवाओ, लेकिन ये लोग करवाते नहीं है। इन लोगों का कहना रहता है कि ये कई सारे फ्रॉड या फिर मेल प्रैक्टिसेस करवा रहे हैं। क्या बोला? फ्रॉड या मेल प्रैक्टिस, यानी इन्हें गलत तरीके से इलेक्शंस को जीता है और यहाँ पे ये प्रेसिडेंट या फिर पीएम बने हैं, ठीक है। और जब ये हो जाता है, मतलब ये लोग जब इस पे आरोप लगाते हैं, तो उसके बाद क्या होता है कि 2002 में, अगस्त के 2002 में क्या होता है कि जो जनरल परवेज मुशर्रफ वो लीगल फ्रेमवर्क निकालता है। लीगल क्या निकालता है? लीगल फ्रेमवर्क। लीगल फ्रेमवर्क क्या था? एक कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड करता है। अमेंड का मतलब होता है बदलाव। क्या बताया मैंने? अमेंड का मतलब चेंज होता है, ठीक है, या बदलाव या फिर चेंज कह सकते हैं। तो क्या करता है कि लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर निकालता है, अपना ऑर्डर देता है, ऐसा मानो। उसमें क्या करता है कि वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करता है। और चेंज करता क्या है कि अकॉर्डिंग टू द लीगल फ्रेमवर्क प्रेसिडेंट कैन बी डिसमिस द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज। इसका मतलब क्या है? ऐसा उसका कहना है कि प्रेसिडेंट चाहे तो कभी भी बीच में से जो है प्रोविंशियल असेंबलीज और प्रोविंशियल असेंबली और नेशनल असेंबलीज को कभी भी डिसमिस कर सकता है। मतलब बीच मीटिंग बैठी है और अगर मीटिंग में उसको कोई गलत क्वेश्चन लग रहा है या जवाब नहीं देना तो बीच में से डिसमिस कर सकता है किसी भी मीटिंग को। आगे समझ में? ऐसे करके वो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करता है, ठीक है। द वर्क ऑफ द सिविलियन कैबिनेट इज सुपरवाइज्ड बाय द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल व्हिच इज डोमिनेटेड बाय मिलिट्री ऑफिसर। इसका मतलब क्या है
देखो इसका मतलब यह है कि जब जनरल परवेज मुशर्रफ था, वो कौन था, मैंने बताया कमांडर था आर्मी का। उस टाइम पे आर्मी इतना रूल नहीं कर रही थी, कौन कर रही थी, पीएम। लेकिन अब क्या है, जब से परवेज जनरल मुशर्रफ आया है तो सारी पावर किसके पास आ गई है, उसके पास। और पावर को झेल यानी कमांड कौन कर रहा है, आर्मी कर रही है। सीधी सी बात है, देखो कमांडर है वो आर्मी का, तो आर्मी ही तो रूल करेगी ना। तो जब से लेकर अभी तक हम अभी देखते ही आ रहे हैं कि पाकिस्तान में अभी तक भी क्या चल रहा है, सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री की ही कमांड चलती है। वहां पे पीएम का सीएम का कोई मोल नहीं रहता जैसे अपने इंडिया में रहता है। वहां पे सिर्फ बात चलती है किसकी, आर्मी की। तो यहाँ भी मिलिट्री की ही चल रही है। मिलिट्री चाहे तो कुछ भी करे, लेकिन मिलिट्री के पास भले ही कितनी पावर हो, लेकिन मेन पावर किसके पास, डिसीजन की पावर किसके पास होगी, परवेज जनरल मुशर्रफ के पास, जो अपन ने देखा। तो यहां से अपन को क्या पता चलता है कि भैया भले ही तुम्हारे पास कॉन्स्टिट्यूशन हो, लेकिन हमारे पास क्या हो, मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर्स। मतलब जो हमारे मेजर डिसीजंस हैं वो इलेक्टेड लीडर्स के द्वारा लिए जाना चाहिए, ना कि सिलेक्टेड लीडर्स के द्वारा। बात आई समझ में, इलेक्टेड लीडर और सिलेक्टेड लीडर दोनों में बात समझ में आई, आ गई क्या बात। इलेक्टेड लीडर का मतलब क्या था, ऐसा लीडर जो कि लोगों के द्वारा इलेक्ट किया गया हो। कुछ नहीं याद रखना, सिर्फ इतना याद रखो कि इलेक्टेड बाय द पीपल। आगे सर में इलेक्टेड लीडर लोगों के द्वारा। जैसे आज अपन ऐसा सिंपल सा एग्जांपल देखो, अपने यहाँ इलेक्शंस हुए कि नहीं हुए, तो इलेक्शंस हुए तो लोगों ने सबने वोट दिए। अगर यहाँ पे वो लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं होता तो कहीं यहाँ पे जितने भी अभी लीडर या फिर गवर्नमेंट बन रही है या बनेगी, उसके पास इलेक्टेड असेंबलीज होती है क्या, इलेक्टेड लीडर होते हैं क्या, नहीं ना। फिर इससे सिंपल बात पता चल जाती है कि इलेक्टेड मतलब क्या होता है, जो कि लोग उसको चुने गए हों, लोगों के द्वारा चुना गई ऐसी गवर्नमेंट या फिर लीडर, वो इलेक्टेड लीडर। और सिलेक्टेड कौन होते हैं, जो खुद से सिलेक्ट हो जाते हैं या फिर किसी के, जैसे मैंने बोला कि भैया मेरे दोस्त को पीएम बना देना चाहिए, सिलेक्ट हो गया, खत्म बात। आया समझ में कि नहीं आया, आ गया ना। तो ये इलेक्टेड, ये सिलेक्टेड। इससे अपन को पहला फीचर समझ में आया। पहला फीचर क्या था, मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर। आ गया समझ में। पूरी कहानी से दोबारा एक बार रिवाइंड कर दे रहा हूँ, बार बार रिवाइंड ही करूंगा ताकि तुमको अच्छे से समझ में आ जाए। अपन ने शुरुआत में याद करो पढ़ा था भैया, डेमोक्रेटिक कंट्री, नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री। डेमोक्रेटिक में क्या बताया था, इलेक्टेड बाय द पीपल। नॉन डेमोक्रेटिक में मोनार्की सिस्टम चल रहा था। फिर अपन ने डेफिनेशन पढ़ी डेमोक्रेसी की, डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच इज इलेक्टेड बाय द पीपल। आ गया। फिर अपन ने डेमोक्रेसी वर्ड को भी तोड़ा था डेमोस में और क्रेटिया में। डेमोस का मतलब बताया था पीपल, प्यूपल नहीं पीपल, ठीक है। और क्रेटिया का मतलब बताया पावर। आ गया समझ में। उसके बाद अपन ने देखा कि भैया हम कैसे पता करेंगे कि कौन सी गवर्नमेंट या कौन सी कंट्री डेमोक्रेटिक है या नॉन डेमोक्रेटिक है। तो अपन ने कैसे देखा कि भैया अपन इसके लिए 5 फीचर देखेंगे। हाथ का पंजा है अपने, तो ये 5 फीचर अपन देखेंगे। इसमें पहला फीचर क्या पढ़ा अपन ने, मेजर डिसीजन बाय इलेक्टेड लीडर। ये मेजर डिसीजन में अपन ने किसकी कहानी पढ़ी, पाकिस्तान की। कौन था इसमें, परवेज जनरल मुशर्रफ। किसके अकॉर्डिंग था, मिलिट्री के अकॉर्डिंग। कमांडर से हट के डेजिग्नेशन लिया प्रेसिडेंट का। उसके बाद क्या हुआ, रेफरेंडम किया हुआ 2002 में। रेफरेंडम का भी मतलब मैंने बताया। उसके बाद जब मीडिया को लगता है कि भैया इसने फ्रॉड और मेल प्रैक्टिसेस करी, तो उसके बाद क्या निकाल देता है भैया, ये सबके सवालों से बचने के लिए, छुप के बैठने के लिए क्या करता है, ये लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर निकाल देता है। और भैया कर देता है ये सीधे सीधे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव कर देता है और सीधे बोल देता है कि भैया अब क्या होगा कि जब मेरी मर्जी चलेगी, मैं चाहे जब नेशनल असेंबलीज को डिसमिस कर सकता हूँ। आ गया सर में। और उसके बाद क्या होता है, यहाँ भी एक प्रकार से अपन को मोनार्की सिस्टम देखने की या फिर डिक्टेटरशिप सिस्टम देखने के लिए मिलता है। कोई दिक्कत है इतने पॉइंट्स में, किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। आ गया समझ में। चलो बढ़े आगे दूसरे पॉइंट में। अच्छा, इससे एक बात और ध्यान रखना कि इससे अपन को इस पॉइंट से सीखने को क्या मिला कि इन डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद द इलेक्टेड बाय द पीपल। जो कि मैंने पहले भी बताया था कि चाहे किसी के पास कितनी भी पावर हो, लेकिन जो फाइनल डिसीजन मेकिंग की जो पावर होनी चाहिए वो किसके हाथ में होनी चाहिए, अपने इलेक्टेड बाय द पीपल। आगे असल में ऐसी गवर्नमेंट या ऐसे लीडर्स के पास होना चाहिए जो कि लोगों के द्वारा इलेक्ट किया गया हो। कोई दिक्कत। चलो दूसरा पढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट है भैया अपना फ्री एंड फेयर इलेक्शन। आगे समझ में, फ्री एंड फेयर इलेक्शन। इसमें क्या है, अपन 2-4 कहानी देखेंगे। देखो क्या है, पहली कहानी इसमें तो क्या है, चाइना की है। इन चाइना इलेक्शंस आर रेगुलरली हेल्ड आफ्टर हर, अपन को पता है कि चाइना में हर 5 साल में इलेक्शंस होते हैं, ठीक अपने इंडिया की जैसे। अपने इंडिया में भी कितने होते हैं, 5 साल में। आ गए समझ में। तो यहाँ भी चाइना में क्या होगा कि हर 5 साल में क्या होगा, इलेक्शन होंगे भैया। अब जब इलेक्शन होंगे तो क्या है कि देखो यहाँ पे एक पार्टी रूल कर रही थी जिसका नाम है नेशनल पीपल्स कांग्रेस। क्या नाम है, नेशनल पीपल्स कांग्रेस, ठीक है। ये पार्टी अपनी रूल कर रही है। अब देखो क्या है कि ये पार्टी भैया उस टाइम से रूल कर रही है जिस टाइम पे जब आजाद हुआ होगा अपना चाइना।
ठीक है, जब चाइना मतलब ये फिर बना है, एस्टेब्लिश पूरी तरह से हुआ, तो उस टाइम पे जब ये गवर्नमेंट बनी और इलेक्शंस आए उस टाइम पे, तो पहली बार जब कोई पार्टी जीती होगी नेशनल पीपल्स कांग्रेस, उस टाइम से लेकर अभी तक कौन राज कर रहा है? आगे सर में। अब देखो इतना जब अपन को समझ में आ रहा है, एक तो इसमें पहला ये, दूसरा क्या है, देखो दूसरे में क्या है भैया, एक आता है मैक्सिको का। मैक्सिको में अपन ध्यान रखना कि मैक्सिको पहली बात तो आजाद कब हुआ? 1930 में। दूसरी बात मैक्सिको और चाइना में थोड़ा सा डिफरेंस है, क्या? चाइना में 5 साल में इलेक्शन होते हैं और मैक्सिको में 6 साल में इलेक्शन होते हैं। ठीक है, आ गया समझ में? अब देखो मैक्सिको में 6 साल इलेक्शन, और जब मैक्सिको आजाद हुआ 1930 में, तब भी वहां पे जब पहली बार इलेक्शंस करवाए, तो इलेक्शन जब करवाए तो कौन सी पार्टी जीती? और तब से लेकर आज तक यही पार्टी रूल कर रही है, जिसका नाम है पीआरआई। पीआरआई का फुल फॉर्म था इंस्टीट्यूशन रिवॉल्यूशनरी पार्टी। कोई दिक्कत? इंस्टीट्यूशन रिवॉल्यूशनरी पार्टी। पीआरआई से थोड़ा सा कंफ्यूज मत हो जाना, इसमें उल्टा लिखा है, ध्यान दो। पीआरआई इंस्टीट्यूशन रिवॉल्यूशनरी पार्टी, आ गया समझ में? इसमें थोड़ा सा उल्टा लिखा गया है। कोई दिक्कत है इतने में? अब देखो क्या है, इन दोनों में ही, चाइना में और किसमें? मैक्सिको में। अपन ने देखा कि चाइना में 5 साल में इलेक्शन हो रहे थे, मैक्सिको में 6 साल इलेक्शन हो रहे थे। मैक्सिको आजाद हुआ 1930 में। जब से ये लोग आजाद हुए हैं, जब से एक ही पार्टी रूल करी जा रही है। मैक्सिको में पीआरआई रूल कर रही है, चाइना में कौन रूल कर रहा है? नेशनल पीपल्स पार्टी कह सकते हैं या कांग्रेस कह सकते हैं। तो देखो जब इतने टाइम से कोई एक पार्टी रूल कर रही है, तो अब क्या है, दूसरी पार्टी को ना पार्टिसिपेट करने में डर लगेगा। क्यों लगेगा? सोचो ना भाई, इतने साल से कोई एक पार्टी रूल कर रही है कि नहीं, तो वो सोचे कि जब दूसरी वाली पार्टी कंटेस्टेंट जो भी है, जब दूसरी पार्टी रूल करना चाहेगी या फिर पार्टिसिपेट करना चाहेगी इलेक्शंस में, तो कुछ पार्टियां तो पहले ही अपनी कदम पीछे मोड़ लेंगी। क्यों मोड़ लेंगी? भैया इतने टाइम से पार्टी एस्टेब्लिश्ड है, कुछ तो बात होगी, हम लड़ ही नहीं पाएंगे। उसके बाद क्या होता है कि जब कोई पार्टी बाई चांस गलती से ट्राई भी करती है कि चलो मैं ट्राई करके देखता हूँ या देखती हूँ, कोई भी पार्टी है वो पार्टिसिपेट भी जब करेगी, तो क्या होगा कि वो हार जाएगी। क्यों हारेगी? क्योंकि ये लोग भैया ढंग से लड़ते ही नहीं है इलेक्शन। सीधी सी बात है ना, अपन पॉइंट का नाम देखो, फ्री एंड फेयर इलेक्शन। ऑब्वियस सी बात है, सीधे से समझ में आ रहा है क्यों नहीं रहते। देखो यहाँ पे कई सारी चीजें होती हैं, जैसे कि देखो बाई चांस मैंने बताया कोई पार्टी मान भी जाती है इलेक्शन लड़ने के लिए, तो क्या करते हैं ये लोग भैया, जो गवर्नमेंट स्कूल वगैरह होते हैं, उन गवर्नमेंट स्कूल से क्या करते हैं, जो टीचर्स से उनके पेरेंट्स, जो बच्चे पढ़ते हैं उनके पेरेंट्स का नंबर ले लेंगे या फिर पेरेंट्स से मिलेंगे। अब क्या करते हैं, उनको पेरेंट्स को फोर्स करेंगे कि भैया जो आपके बच्चे हैं या आप हैं, वो हम लोगों को वोट दो। दूसरी बात, मीडियाज को ये लोग सपोर्ट और कमांड करते हैं। कैसे? मीडियाज को जबरदस्ती या तो पैसे दे देंगे, और नहीं तो कोई मैल प्रैक्टिसेस खेलेंगे, जिससे क्या होगा कि मीडिया सिर्फ इन ही पार्टियों का अच्छी बातें करेगी, बुरी बातें नहीं करेगी। आ रहा है समझ में? तो मीडिया सिर्फ वही दिखाएगी जो कि ये लोग चाहते हैं, वो नहीं दिखाएगी जो कि रियलिटी में चल रहा है। ठीक है। दूसरी बात, अब क्या होता है कि जैसे बाई चांस ये सब कुछ कोई ना कोई निकल भी जाए, तब भी आखिरी में क्या होता है, जब इलेक्शन का दिन आया तो क्या करते हैं, कई बार ये लोग पोलिंग बूथ ही इधर से उधर कर देते हैं। पोलिंग बूथ समझ रहे हो? जैसे जहां इलेक्शन देने जाते हैं ना अपन, जहां वोट देने जाते हैं, वो होता है पोलिंग बूथ। अब क्या कोई इंसान जा रहा है भाई पोलिंग बूथ में इलेक्शन अपना वोट देने के लिए, अब एन मौके पे पोलिंग बूथ कहीं से कहीं कर देगा, तो इंसान भाई जा ही नहीं पाएगा। आ रहा है समझ में? तो ऐसी कई प्रकार से, ऐसे ये तो कुछ ही है, ऐसी कई सारी फ्रॉड और मेल प्रैक्टिसेस खेल रहा था। कौन? चाइना और मैक्सिको। तो अपन को ये समझ में आया कि भैया दूसरा फीचर अपन को क्या समझ में आया, दूसरे फीचर से समझ में आया कि इलेक्शन जो हो वो फ्री और फेयर हो। मतलब कि पहले तो फ्री हो, दूसरी बात फेयर है। इसका मतलब ये है कि इलेक्शंस हो वो अच्छे तरीके से हो, उसमें कोई भी फ्रॉड ना हो और ना ही मेल प्रैक्टिसेस की गई हो। इससे अपन ने सीखा क्या? अ डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन फ्री एंड फेयर इलेक्शन वेयर दोज करंटली हैव पावर एंड फेयर चांस ऑफ लूजिंग। आ रहा है में? जो कि ऐसा ना हो कि कोई एक ही पार्टी पावर में हो और एक ही पार्टी हमेशा से रूल करती रही हो, एक का पल्ला भारी हो एक का नहीं। दोनों के बीच में सेम अपॉर्चुनिटी होना चाहिए और सेम लूजिंग थिंग्स होना चाहिए। मतलब दोनों में फेयर होना चाहिए कि भैया मैं भी हार सकता हूँ, ये भी हार सकता है। दो पार्टी अच्छे से फ्री एंड फेयर इलेक्शन के साथ खेले। आगे सर में कोई दिक्कत होती नहीं, मैं तो बताऊं, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। फिर आ गई समझ में? दोनों पॉइंट समझ में आ गए। पहला अपन ने पढ़ा मेजर डिसीजंस इलेक्टेड बाय द पीपल, दूसरी बात क्या पढ़ा? फ्री एंड फेयर इलेक्शन। आ गया समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट देखो, तीसरा पॉइंट है अपना 1 पर्सन 1 वोट और 1 वैल्यू। 1 पर्सन 1 वोट और 1 वैल्यू। इसका मतलब क्या है? देखो इसको अपन एक एग्जांपल से अलग समझेंगे। अपने इंडिया के पास तुम लोग एक बहुत अच्छे से जानते हो, एक सऊदी अरेबिया करके पड़ता है। तो सऊदी अरेबिया क्या है?
Until 2050 सऊदी अरेबियन वुमेन डिड नॉट हैव अ राइट टू वोट। देखो क्या है कि 2015 से पहले सऊदी अरेबिया में क्या है कि वुमेन्स को वोटिंग राइट्स नहीं है, मतलब वुमेन्स के पास वोट देने का अधिकार नहीं होता है। कब तक? 2015 तक। ठीक ऐसी प्रकार की एक और कंट्री है जिसका नाम है एस्टोनिया। क्या नाम बताया मैंने? एस्टोनिया। तो एस्टोनिया में क्या है कि यहाँ पे एस्टोनिया हैज मेड इट्स सिटीजंस रूल सच दैट अ पीपल बिलोंगिंग रशियन माइनॉरिटी डिफिकल्ट टू राइट वोट। इसमें क्या है, एस्टोनिया में जो रशियन माइनॉरिटीज है उसको वोट देने में कई सारी डिफिकल्टीज होती है, यहाँ पे वो ढंग से वोट नहीं दे पाते। पहला क्या पढ़ा अपन ने? सऊदी अरेबिया, जिसमें 2015 तक उसको वोट देने का अधिकार नहीं है, किसको? महिलाओं को या वुमेन को। दूसरी बात पढ़ी अपन ने, एस्टोनिया नाम की कंट्री पड़ती है जिसमें रशियन माइनॉरिटीज को वोट देने में दिक्कत आती है। तीसरी चीज फिजी, एक फिजी करके होता है। फिजी में क्या होता है भैया, इसमें ना वोटिंग पावर यानी वोटिंग की जो वैल्यू होती है, वोट की जो वैल्यू होती है वो इनडिफरेंट है, इक्वल नहीं है। कैसे नहीं है कि देखो यहाँ पे क्या हो, जो इंडिजीनियस फिजी होती है इसकी वोटिंग पावर को ज्यादा माना जाएगा, इसकी वोटिंग वैल्यू ज्यादा मानी जाएगी किसकी अपेक्षा में? इंडियन फिजी की अपेक्षा में। मेरी बात समझ में आई? इंडिजीनियस फिजी का मतलब है जो फिजी में पहले से रह रहे हैं, और इंडियन फिजी यानी फिजी में बाद में आए हैं। आगे समझ में? तीन चीज पढ़ी अपन ने, सऊदी अरेबिया, एस्टोनिया और फिजी। फिजी वाला एग्जांपल को मैं और अच्छे से तुम्हें बता देता हूँ अगर कोई दिक्कत आ रही हो। इसका पहले बात तो मैंने ये जान लो, मैंने क्या बताया, जो फिजी है उसमें क्या है, इलेक्टोरल सिस्टम इक्वालिटी नहीं है। कैसे नहीं है? यहाँ पे इंडिजीनियस फिजी की वोटिंग वैल्यू ज्यादा है किसकी अपेक्षा में? इंडियन फिजी की अपेक्षा में। अब देखो इसमें क्या आता है, ऐसा मान के चलते हैं अपन के पास दो लोग हैं, ठीक है, एक को नाम दे दो तुम राम और एक को दे दो श्याम। इतना दिक्कत है? दिख रहा है? समझ में आ रहा है? दो पर्सन ले लिया अपन ने, एक को राम दे दिया, एक को श्याम दे दिया। अब देखो क्या है, एक को जब इलेक्शंस हुए तो ये दोनों इलेक्शंस में खड़े हुए, ठीक है। अब जब इलेक्शंस में खड़े हुए तो राम को जो है 2000 वोट मिले और श्याम को 2001 वोट मिले। क्या बोला मैंने? दोनों इलेक्शंस में खड़े हुए, एक का नाम एक राम, एक का नाम श्याम, दोनों वोटिंग में खड़े हुए, इलेक्शंस में खड़े हुए, एक को 2000 वोट मिले और एक को 2001 वोट मिले। अब आपके अकॉर्डिंग किसको जीतना चाहिए? श्याम को, क्योंकि वोट ज्यादा मिले हैं, 2001 वोट मिले हैं। लेकिन जीतेगा भैया कौन? राम। क्यों जीतेगा? क्योंकि राम को इंडिजीनियस फिजी के वोट मिले हैं और श्याम को इंडियन फिजी के। मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? मेरी बात समझ में आ रही है? इससे मैंने क्या बताया कि इंडिजीनियस फिजी की वोटिंग वैल्यू ज्यादा है किसकी अपेक्षा में? इंडियन फिजी के। यहाँ पे भी अगर अपन कोई जीतेगा तो वो जीतेगा राम, क्योंकि उसको इंडिजीनियस फिजी के वोट मिले। अगर बताओ इतने में कोई दिक्कत हो तो? इस पॉइंट से अपन ने क्या सीखा? इस पॉइंट से सीखा, इन अ डेमोक्रेसी ईच अडल्ट सिटीजन मस्ट हैव वन वोट, ईच वोट मस्ट हैव वन वैल्यू। इससे अपन को ये पता चला कि भैया हर एक सिटीजन अडल्ट होना चाहिए पहली बात तो, और जिसके पास वोटिंग राइट्स है उसकी वोट की वैल्यू एक होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि किसी की वोट की वैल्यू ज्यादा हो, किसी की वोट की वैल्यू कम है। जैसे अपन ने अभी एग्जांपल पढ़ा राम और श्याम का, तो राम को अगर 2000 वोट मिले हैं और श्याम को अगर 2001 वोट भी मिले हैं तो जीतना चाहिए किसको? श्याम को। लेकिन जीता कौन? राम, क्योंकि उसको इंडिजीनियस फिजी के वोट मिले। आ गई समझ में? तो यहाँ पे अपन ने सीखा कि एक पहली बात तो वोटिंग पावर होना चाहिए, वो मस्ट है, और दूसरी बात एक वोट की कीमत एक ही होना चाहिए। ऐसा ना हो कि किसी की वोटिंग पावर ज्यादा है किसी की कम है, कोई अमीर है तो ज्यादा है, कोई गरीब है तो कम है, कोई यही का सिटीजन है तो ज्यादा है और कहीं और का है तो कम है। अपने भारत में कभी ऐसा तुमने देखा है कि भैया अपने भारत में कोई सिटीजन है उसकी वोटिंग पावर ज्यादा है और जो नेटिव्स आए हैं अपने भारत में, यानी जो दूसरी कंट्री से आए हैं भारत में रहने के लिए कुछ टाइम पर, उनको भैया वोट देने का अधिकार नहीं मिल रहा है, या फिर वोट देने का अधिकार मिल भी रहा है तो उनकी वोटिंग पावर्स कम है? ऐसा तो नहीं। तो यहां से तीसरा पॉइंट समझ में आया? कोई दिक्कत है तीसरे पॉइंट में? पहला पॉइंट क्या पढ़ा था अपन ने, याद करके बताओ फटाफट से। मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड बाय द पीपल। दूसरा पॉइंट क्या पढ़ा अपन ने? फ्री एंड फेयर इलेक्शन। तीसरा क्या पढ़ा? वन पर्सन एक पर्सन का एक वोट ही होना चाहिए और एक वोट की कीमत एक होना चाहिए। कोई दिक्कत इतने में? चलो आगे बढ़ते हैं अपन। आगे बढ़ के चौथे रूल पे आते हैं, यानी चौथे फीचर्स पे आते हैं, जो है रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट। यानी रूल ऑफ लॉ यानी जो लॉ है अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, लॉ के अकॉर्डिंग और जितने भी राइट्स हैं अपने उसके अधिकारित्व में चलना चाहिए हर एक पर्सन को। कैसे? देखो यहाँ पे एक एग्जांपल आता है अपना जिम्बाब्वे का। अपन ने कितने एग्जांपल पढ़े याद करके बताओ पहले फटाफट से। कौन कौन से? पढ़ा था साउथ अरेबिया के बारे में,
सबसे पहले पढ़ा अपन ने पाकिस्तान का, याद करो, पाकिस्तान में अपन ने पढ़ा परवेज जनरल मुशर्रफ। दूसरा एग्जांपल पढ़ा अपन ने चाइना का, क्या पढ़ा, 5 साल में एक बार वोट होते हैं, ठीक है। फिर पढ़ा अपन ने मैक्सिको का, मैक्सिको में क्या पढ़ा, 6 साल में एक बार वोट होते हैं। मैक्सिको आजाद कब हुआ ये और बताओ, तो 1930 में। फिर किसका एग्जांपल पढ़ा अपन ने, याद करो फटाफट। वन वोट में किसका, 3 देखे अपन ने, सऊदी अरेबिया, जिसमें 2015 से पहले वुमेन्स के पास वोटिंग पावर नहीं थी। उसके बाद पढ़ा अपन ने एस्टोनिया का, जिसमें रशियन माइनॉरिटी को दिक्कत आ रही थी, पढ़ा अपन ने। तीसरा पढ़ा अपन ने फिजी का, जिसमें वोटिंग पावर इम्बैलेंस, आ गया समझ में। फिर अपन पढ़ रहे हैं लॉ, रूल ऑफ लॉ और रिस्पेक्ट फॉर राइट्स में क्या है, अपन जिम्बाब्वे का पढ़ रहे हैं। अब जिम्बाब्वे क्या है, पहली बात याद रखना कि जिम्बाब्वे में क्या है कि जिम्बाब्वे में यार ब्लैक लोग रहते हैं, पता है अपन, ब्लैक नहीं जानते, अपन ने याद करो हिस्ट्री में पढ़ा था 3 प्रकार के कलर्ड पीपल होते हैं, ब्लैक पीपल, व्हाइट पीपल और कलर्ड पीपल। नहीं आया समझ, ब्लैक जो बिल्कुल ही ब्लैक है, व्हाइट जो बिल्कुल व्हाइट है, यानी ब्रिटिश जो अपन पर राज कर रहे थे वो व्हाइट पीपल हो गए, है ना। और अपन कौन हो गए, कलर्ड पीपल, जो डस्की कलर वाले जो होते हैं, ना बहुत ज्यादा ब्लैक ना बहुत ज्यादा व्हाइट। अब इसमें क्या है, जिम्बाब्वे में, जिम्बाब्वे पहली बात तो याद रखना कि 1980 में आजाद हुआ, ठीक है। कब हुआ आजाद, 1980 में। अब देखो इधर क्या है, जिम्बाब्वे में भैया ब्लैक लोग रह रहे हैं और इधर चल रहा है व्हाइट माइनॉरिटीज का, क्या चल रहा है, व्हाइट माइनॉरिटीज। इसमें क्या है, जिम्बाब्वे में व्हाइट लोग यानी ब्रिटिश लोग क्या कर रहे हैं, रूल कर रहे हैं। तो यहाँ पे जब रूल कर रहे हैं तो क्या है कि जब आजाद हुआ, रूल करने के बाद क्या हुआ कि जब आजाद हुआ अपने जिम्बाब्वे, कब हुआ, 1980 में। तो जब आजाद हुआ तो आजादी में एक बहुत अच्छी पार्टी है जिसका नाम है जानू पीएफ। जानू बोलना, गलती से भी जानू मत बोल देना, ठीक है। चलिए, जानू पीएफ नाम है इसका, और इसमें क्या है, इस पार्टी का बहुत बड़ा रोल है किसको, जिम्बाब्वे को इंडिपेंडेंस यानी आज़ादी दिलाने में, इतने में कोई दिक्कत। अब देखो क्या है, जब पहली बार इलेक्शन हुए अपने किसमें, जिम्बाब्वे में, तो क्या हुआ कि ये वाली पार्टी जीत गई, क्या नाम, जानू पीएफ, ठीक है। अब जब ये लोग जीते तो क्या है, उस टाइम पे इनका लीडर था जिसका नाम था रॉबर्ट मुगाबे, क्या नाम था, रॉबर्ट मुगाबे, ठीक है। अब जब ये लोग जीते तो उस टाइम तक तो बढ़िया चलता है सब कुछ, लेकिन जैसे ही ये लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, 1-2 साल, 5 साल, 6 साल रूल कर लेते हैं, तो फिर इनको आ जाता है लालच। उसके बाद क्या करते हैं, ये भी वही सेम मैल प्रैक्टिस स्टार्ट कर देते हैं, फ्रॉड स्टार्ट कर देते हैं, और तब से लेकर भैया 2017 तक क्या होता है कि जानू पीएफ का ही पार्टी चलती रहती है, कोई और पार्टी भैया। इससे क्या होता है कि जब एक लंबे समय तक कोई एक पार्टी रूल कर रही होती है तो कई सारी पार्टियां अपनी कदम पीछे ले लेती है पार्टिसिपेट करने में, मैंने बताया अभी, कई सारी पार्टियां हार मान जाती हैं, कई लोग डर जाते हैं, है ना। और कई लोग जब बाई चांस हिम्मत करके कर भी लेते हैं, चलो हम पार्टिसिपेट करते हैं, तो ये लोग मेल प्रैक्टिसेस खेलते हैं। आ रहा है समझ में। अब मेल प्रैक्टिसेस खेल क्या रहे थे, देखो प्रेसिडेंट मुगाबे, प्रेसिडेंट मुगाबे पहली बार तो बहुत पॉपुलर था क्योंकि इसने कई सारे इंडिपेंडेंस में साथ दिया था, लेकिन चल क्या रहा था, ये अनफेयर प्रैक्टिसेस करता था, मेल प्रैक्टिसेस, फ्रॉड करता था, ढंग से इलेक्शन नहीं लड़ता था। ढंग से इलेक्शन कैसे लड़ रहा था, देखो पहली बात तो मैंने बताया कि जो मीडियाज है उसको खरीद लिया, आ रहा है समझ में, जहाँ जिम्बाब्वे की मीडिया ही खरीद ली। अगर मान लो कोई बुरा काम कर भी रही है जिम्बाब्वे की पार्टी, जिम्बाब्वे की पार्टी कौन, जानू पीएफ, उसका लीडर कौन, मुगाबे, रॉबर्ट मुगाबे। अब कोई गलत काम कर भी रही है, किसी को कुछ नहीं, तो किसको पता चल रहा है, चल रहा है क्या। देखो आज तो क्या है, सोशल मीडिया है, तब इतना ज्यादा सोशल मीडिया डेवलप नहीं था, तब सिर्फ न्यूज चैनल चल रहे थे। आज अपने पास कई सारा जरिया है सोशल मीडिया का, अपन चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं, यूट्यूब देखते हो तुम, है ना। तो लोग बाग अगर किसी को इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कहाँ से मिलेगी, यहीं से तो मिलेगी, आ रहे समझ में, तो अपन यहाँ से तो ले लेते हैं। लेकिन उस टाइम पे सिर्फ न्यूज चैनल चल रहे थे, है ना। अब न्यूज चैनल हर एक मीडिया को उसने खरीद लिया जानू पीएफ ने। अब क्या होगा कि जब अच्छी अच्छी चीजें ही दिखाई जाएंगी तो लोग बाग क्या सोचेंगे, सिर्फ अच्छा ही हो रहा है, आ रहा है समझ। लेकिन जिसके साथ बीता है सिर्फ उसको पता है कि यार ये तो बहुत बड़ा काम चल रहा है। तो पहली बात ये चल रहा था इधर, ठीक है। तो पहली बात ये चल रहा था, कौन सी पार्टी रूल कर रही थी, जानू पीएफ, किसमें, जिम्बाब्वे में। कौन था लीडर, रॉबर्ट मुगाबे, ठीक है। आगे अपन में तो इससे अपन को पता चलता है कि भैया अपन को इलीगल चीजें या फिर मेल प्रैक्टिसेस या फिर फ्रॉड नहीं करना चाहिए। आगे अपन में 4 पॉइंट्स पढ़े, और इससे पहली बार इससे पॉइंट से अपन ने सीखा क्या कि अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल विद इन लिमिट सेट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। जो डेमोक्रेटिक कंट्री है उसको अपने लिमिट्स को सेट रखना चाहिए, जो लीडर्स हैं उनको ये पता होना चाहिए कि हम जो भी काम कर रहे हैं वो हमारे मन से नहीं होना चाहिए, बल्कि लोगों के द्वारा होना चाहिए कि उनके लिए वो सही है या गलत है। आ गया समझ में।
कोई दिक्कत है इतने में? चलो ये अपन ने पढ़ा, आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या है इसके अंदर कुछ आर्ग्यूमेंट्स, इसके अंदर क्या है कुछ आर्ग्यूमेंट्स आते हैं। आर्ग्यूमेंट्स का ऐसा मानो कि एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। अपन ने ये पढ़ा सबसे पहले डेमोक्रेटिक कंट्री क्या होती है, नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री क्या होती है, फिर फीचर्स पढ़े अपन इसके चार, ठीक है। इसके जब फीचर्स पढ़े तो अपन को ये तो पता चल गया कि ठीक है यार ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, ये डेमोक्रेटिक। उसके बाद भी अपने पास कुछ कुछ चीजें ब्लाइंड सी रहती है कि यार कैसे पता चलेगा, ये ही नहीं पता चलेगा। अच्छा कई लोगों के मन में ये रहता है कि अच्छा यार जब इतना सब कुछ हो रहा था तो भैया हम तो सोचेंगे कि भैया जब डेमोक्रेटिक कंट्री में अपन ने इतना सब देखा कि इतनी सारी चीजें हो रही थी, मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी, तो लोगों को लगेगा यार ये तो अनडेमोक्रेटिक कंट्री जो है वही अच्छा है। आ रहा है समझ में? तो यहाँ पे कुछ आर्ग्यूमेंट्स भी दिए, यानी एडवांटेजेस दिए और डिसएडवांटेज दिए डेमोक्रेटिक कंट्री के और नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री के। अब देखो क्या है कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। देखो क्या है, पहला है लीडर्स कीप चेंजिंग इन डेमोक्रेसी, दिस लीड्स टू बी इनस्टेबिलिटी। इसका मतलब ये है कि जब इलेक्शंस हुए, हर 5 साल में इलेक्शन होने हैं। अब क्या है जब हर 5 साल में इलेक्शन हुए, कोई पार्टी एकदम एस्टेब्लिश हो गई और अच्छे काम करने ही वाली है, कर रही है, और एकदम से पार्टी चेंज हो जाए, आ रहा समझ में, तो इनस्टेबिलिटी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, तो काम ही नहीं कर पाएगी। दूसरी बात क्या है, डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन एंड पावर प्ले। अब इसमें क्या है, इसमें कोई मॉरलिटी नहीं रहती, कोई दया भाव की भावना नहीं रहती। यहाँ पे जो भी लड़ता है इलेक्शन वो पूरे जोर शोर से दम लगाता है अपनी, उसको तो सिर्फ जीतने से मतलब होता है। तो यहाँ पे एक डिसएडवांटेज अपन यहाँ देख रहे हैं। दूसरी बात अगला तीसरा डिसएडवांटेज क्या होता है, देखो इलेक्शंस करवा रहे हैं तो भैया पैसा भी ज्यादा खर्च होगा कि नहीं होगा। जो अपन देख रहे हैं बाहर पोस्टर्स लग रहे हैं, इतना ज्यादा रैलियां निकल रही हैं, पैसे किसके लग रहे हैं, अपने ही तो लग रहे हैं। जो तुम टैक्स दे रहे हो अलग अलग प्रकार से, जीएसटी दे रहे हो, वो पैसे तुम्हारे ही तो जा रहे हैं। तो पैसे क्या वो अपने घर से यूज कर रहे हैं, कोई अमेंड हो रहा है, कोई चीज डेवलपमेंट हो रहा है, कोई चीज बन रही है, वो किसके पैसे यूज हो रहे हैं, तुम्हारे हो रहे हैं। आ रहे समझ में? अब अच्छा उसके बाद क्या आता है, डेमोक्रेसी लीड टू करप्शन। इसके बाद आता है करप्शन का टॉपिक। करप्शन तो अपन को पता है कि करप्शन हर पार्टी में और हर देश में होता है। अपन इसको कभी मिटा नहीं सकते, लेकिन अपन इसको क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं कि नहीं। तो ये करप्शन का टॉपिक आ जाता है। दूसरी बात क्या आता है, मैंने क्या बताया, पैसे ज्यादा लगते हैं। फिर दूसरा पॉइंट करप्शन होता है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है, कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है, पावर प्ले, कोई मॉडलिटी नहीं होती। आया समझ में? इतने में कोई दिक्कत है? दूसरी बात, अच्छा तुमने सुना होगा कि भैया हमें न्याय मिलने में 10 साल लग गए, सुना है कि नहीं? हमें न्याय मिलने में 15 साल, कोर्ट से अपील करी थी हमने और हमें जेल हो गई थी, जेल के 15 साल बाद हमें न्याय मिला है, जब ये प्रूफ हुआ कि हम बेकसूर है। आ रहा है समझ में? तो डिसीजन मेकिंग यहाँ की क्या है, बहुत लंबी है। डिसीजन मेकिंग या डिसीजन प्रोसेस, जब तक न्याय आता है, जब तक न्याय आता है डिसीजन पूरा कंप्लीट हो पाता है, जब तक तो आधी जिंदगी निकल जाती है इंसान की। फिर न्याय मिला तो क्या मतलब को मिला, आ रहा है समझ? तो यहाँ पे यार डिसीजन मेकिंग बहुत बड़ी प्रोसेस हो जाती है और बहुत लंबी प्रोसेस हो जाती है। आ रहा है समझ? अच्छा ये तो अपन ने क्या देखे कुछ डिसएडवांटेज। अब इसके बाद कुछ एडवांटेजेस आते हैं। एडवांटेजेस क्या आते हैं ये और मैं बता देता हूँ। एडवांटेज देखो, भले ही डिसीजन मेकिंग लंबी हो लेकिन सही होती है, दूसरी कंट्री जैसे नहीं होती कि भैया अपन ने मन किया तो अच्छा ये वाला सही है, चलो इसको दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसने पैसे ज्यादा दे दिए इसको दे दो, चलो न्याय। ऐसा नहीं है, यहाँ पे हर पार्टी बैठ के वार्तालाप करती है, जैसे कोई पंचायत नहीं करती, बात करती कि क्या सही होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। कमेटी बैठाएगी, अगर कोई जुर्म हुआ है या कोई इंसिडेंट हो जाता है उसके लिए कमेटी बैठेगी और सब लोग अपना अपना मत देंगे। क्यों देंगे? अगर कोई एक इंसान मत देता है, कोई एक एडवाइस देता है तो वो गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, बात आ रही है समझ में? और लेकिन अगर उसी की अपेक्षा में 10 लोग अपने एडवाइस देंगे तो भले ही कोई एक इंसान अगर गलत है तो उसको वो लोग बोलेंगे कि नहीं यार ये तुम्हारी बात गलत है, ये वाली पार्टी ये वाली बात आना चाहिए। आ रहे समझ? तो ये एडवांटेजेस अपना। दूसरी बात, हर 5 साल में इलेक्शन होता है, ये अच्छी बात है। क्यों अच्छी बात है? भले ही पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कम है लेकिन लोगों के मन में डर है, लीडर्स के मन में डर है कि भैया हमने अगर 5 साल तक काम अच्छा नहीं किया तो अगले 5 साल में हम चेंज हो जाएंगे, फिर हमारा कोई वजूद नहीं रहेगा। आ रहा है समझ में? तो भले ही 5 साल में इलेक्शन तो है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कम है, लेकिन लोगों के मन में डर होना चाहिए कि भैया अगर हमने अच्छा काम नहीं किया तो हम बदल जाएंगे, तो हमारी पार्टी चेंज हो जाएगी। दूसरी बात आ गई समझ में, करप्शन भले ही ज्यादा है लेकिन हमें उसको कम करके कोशिश करना चाहिए कि करप्शन कम हो। ठीक, इतने में कोई दिक्कत? ये अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस से, बाकी और भी मेंशन करिए, ये अपन पढ़ लेंगे। अच्छा और भी क्या आता है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज अ बेटर देन गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो बेटर गवर्नमेंट है किसकी अपेक्षा में? जल्दी बताओ। चाइना के में नहीं,
डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक में बताया था ना मैंने, तो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की अपेक्षा में आ रहा है समझ, ठीक। जैसे अपन ने कई सारी चीजें पढ़ी, चाइना की पढ़ी है ना, जिम्बाब्वे पढ़ी, इसी प्रकार से इसमें भी यही सेम दिया है कि अपने जो कुछ भी होगा वो सब डेमोक्रेटिक कंट्री आज है तो उसी भी अपेक्षा में हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे राइट्स हैं, हमारे फंडामेंटल राइट आर्टिकल्स हैं। अगर कुछ चीज़ गलत होती है तो हम उसे अमेंड करके सही कर लेते हैं। आज तक जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ किसकी वजह से हो रहा है, डेमोक्रेटिक कंट्री की वजह से। आ रहा है समझ में, जितने हमारे पास देश में डेवलपमेंट हो रहे हैं, जितने इलेक्शंस हो रहे हैं, जितने लीडर्स को चुना जा रहा है, वो सब क्या है, डेमोक्रेटिक के अकॉर्डिंग चुना जा रहा है। अगर डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है हमारे देश में तो कोई फायदा ही नहीं है, ज्यादा नुकसान कम फायदे होंगे। यहाँ पे अपन को पता है कि देखो अपन कोई भी चीज करते हैं हमेशा ऐसा नहीं हो सकता कि हमेशा सही हो, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि ज्यादा फायदे हो नुकसान कम हो, इसलिए डेमोक्रेटिक कंट्री। अगर इसकी अपेक्षा में नॉन डेमोक्रेटिक आ जाए, मोनार्की सिस्टम आ जाएगा, तो यहाँ पे किसी के पास कोई मत ही नहीं रहेगा, कोई वोट नहीं दे सकता, किसी की बात नहीं सुनी जाएगी। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो वो बात नहीं सुनी जाएगी, उसकी प्रॉब्लम की सॉल्विंग नहीं होगा। आ रहा है समझ में, एक ही कई सारे टाइम तक एक ही पार्टी रूल करती रहेगी या राजा ही रूल करते रहेंगे, जवानी सप्रेस करेंगे लोगों को, या फिर कास्ट सिस्टम हो सकता है। आ रहा है हमें यहाँ पे, लेकिन इसकी अपेक्षा में डेमोक्रेटिक कंट्री है हमारी, तो हमें पता चल रहा है कि डेमोक्रेटिक इज द बेस्ट गवर्नमेंट या बेस्ट। आगे समझ, कोई दिक्कत इतने में। अपन ने क्या पढ़ा, एक बार मैं फटाफट से रिवीजन करवा दे रहा हूँ, फिर टाइम हो गया अपना। देखो अपन ने पढ़ा सबसे पहले डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक क्या है, उसके बाद ये पढ़ा अपन ने कि कैसे पता चलेगा, फिर पढ़ा अपन ने डेमोक्रेसी की मीनिंग क्या है या फिर डेफिनेशन क्या है। डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, आगे विच इलेक्टेड बाय द पीपल, लोगों के द्वारा चुनी गई होनी चाहिए, ठीक है। फिर अपन ने दोनों को शब्द को तोड़ा, डेमो और क्रेटिया। डेमो का मतलब था पीपल, क्रेटिया का मतलब था पावर एंड लोग, यानी जो कुछ भी आना चाहिए वो सब ऐसे लोगों के द्वारा आना चाहिए, जो कि ऐसे लीडर्स के द्वारा आना चाहिए जो कि पीपल के द्वारा इलेक्टेड की गए। आगे समझ, फिर अपन ने चार वो भी बड़े फीचर्स। पहला था कौन सा, मेजर डिसीजन इलेक्टेड बाय द पीपल, जिसमें अपन ने परवेज जनरल मुशर्रफ को पढ़ा। उसके बाद अपन ने क्या पढ़ा, जल्दी बताओ, चाइना और मैक्सिको के बारे में। उस पॉइंट्स का नाम क्या था, पॉइंट का नाम बताओ, फ्री एंड फेयर इलेक्शन। फिर तीसरा पॉइंट पढ़ा अपन ने, वन पीपल वन वोट और वन वैल्यू, यानी एक पर्सन की पास एक वोट देने की अनुमति होना चाहिए और हर एक वोट की पावर एक होना चाहिए। जिसमें अपन ने किसका एग्जांपल पढ़ा, फिजी। आ गया समझ में, चलो। उसके बाद अगला जिम्बाब्वे का पढ़ा, जिसका पॉइंट क्या था, रूल ऑफ लॉ और राइट्स। आ गया समझ में, ये चीज अपन ने पढ़ी। अगर इसमें कोई दिक्कत हो तो बताओ फटाफट से। ये चैप्टर अपना यहीं पर समाप्त होता है। चलो, बाकी बिहारी लाल की जय। बताओ कोई दिक्कत, चलो अब क्या है, अगली क्लास में पढ़ेंगे अपन, ठीक।